हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अनु क्लासेस में। और लास्ट क्लास में हमने एमसीक्यूज किए थे पॉलिटी के और हमने राज्य की कार्यपालिका को कवर कर लिया था। ठीक है, आज जो हम हैं, आज हम पहुंच गए हैं ग्राम पंचायत पर। कहां पहुंच गए हैं? ग्राम पंचायतों पर हम पहुंच गए हैं। ठीक है जी, तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं और कुछ चीजें हम खुद से बताएंगे क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है जी, प्रयास करेंगे इन सभी चीजों को करने का। चलते हैं 409 क्वेश्चन पे पहले। ठीक है जी, हम क्रम में ही चल रहे हैं, लगभग हमने 408 क्वेश्चन जो हैं कवर कर लिए हैं। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर क्या जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संविधान के भाग 4A में 4A में इनको जगह दी गई है। ठीक है जी, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें की गई थी तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य यहां पर दिखाई देते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है, बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? तो इनमें से निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? देखिए जी, मानवाधिकार का आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो व्यक्ति यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है तो उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। ज्यादातर केसेस में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या फिर मुख्य न्यायाधीश हो तो उसी को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है जी, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी कार्यरत न्यायाधीश। ठीक है, लेकिन जी हमें यहां पर मैं आपको बता दूं, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? दो ऑप्शन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार्यरत न्यायाधीश हो उसी को नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही योग्यता रखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इजी, जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि यहां पर इसके दो आंसर बैठते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी कार्यरत न्यायाधीश भी, राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष। लेकिन जब हम प्रेफरेंस की बात करते हैं तो प्रेफरेंस के मामले में ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही बैठेगा। हालांकि इसका ऑप्शन जो है वो ए भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आयोग ने, उत्तराखंड आयोग ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। ठीक है जी, तो पंचायतों के संदर्भ में 73वां संविधान संशोधन एक्ट कब जारी किया गया? ठीक है जी, यहां पर लागू करने के बारे में नहीं पूछ रहा है, केवल संशोधन कब जारी किया गया था आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित था, जिसे 24 अप्रैल 1993 में लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं? पंचायत दिवस बनाया जाता है। ठीक है जी, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए किसकी संस्तुति पर संघ और राज्य के मध्य वित्तीय वितरण किया जाता है? तो संघ और राज्य के मध्य पैसे का बंटवारा का सुझाव जो है वो किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत जिसकी स्थापना, जिसकी वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग जो है प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है जी, और ये ही सुझाव देते हैं, वित्त आयोग ही सुझाव देता है कि कैसे संघ और राज्य के मध्य वितरण, जो वित्त है उसका बंटवारा किया जाएगा। हालांकि वित्त आयोग के जो सुझाव होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, बाध्यकारी नहीं है, याद रखिएगा। सुझाव बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है जी,
तो याद रखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद के बारे में हमने बात की थी, आर्टिकल 263 में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया, इसके स्थान पर क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। ठीक है, नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। हाँ जी, योजना आयोग, नीति आयोग, योजना। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर ही नीति आयोग आया है। ठीक है जी, और योजना आयोग, क्योंकि योजना आयोग के लिए जो कार्य करता था वो राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि बताइए, आत्महत्या के प्रयास को मानवीय और गैर आपराधिक कृत्य बनाने की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो सुझाव है ये विधि आयोग की रिपोर्ट 210वीं रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। तो विधि आयोग की 210वीं रिपोर्ट में मानव जो आत्महत्या के प्रयास है उसको मानवीय और गैर आपराधिक कृत्य बना दिया गया है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से वेतन आयोग के अध्यक्ष, छठे वेतन आयोग के, ठीक है जी, 6th पे कमीशन के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। ठीक है जी, तो आपको याद रखिएगा, BN कृष्णन जो हैं वर्तमान में वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, मतलब छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है जी, अगर हम बात करें वर्तमान फाइनेंस कमीशन की बात करें तो वर्तमान का जो फाइनेंस कमीशन है वो है 16वां फाइनेंस कमीशन, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। क्या है? तो वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान वित्त आयोग, तो वर्तमान कौन सा वित्त आयोग है? 16वां वित्त आयोग। कौन सा है? 16वां, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया साहब। इससे पहले NK सिंह थे। ठीक है जी, अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और वित्त आयोग के बारे में हमने अभी आप बात की थी कि इसकी स्थापना आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष में इसकी स्थापना करना अनिवार्य है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था? ठीक है, जब हम पंचायती राज प्रणाली की बात करते हैं तो पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर, मेहता समिति 1957 की सिफारिशों पर लागू की गई थी। और पहली जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2 अक्टूबर। गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा प्रयास किया गया था, क्योंकि पंचायती राज के, पंचायत के गठनों के बारे में सबसे पहले अगर हम संविधान की बात करते हैं तो DPSP के आर्टिकल 40 में पंचायती राजों के गठन की बात कही गई है, जो गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर की गई है। 2 अक्टूबर सन 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है जी, नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो समय है ये किसका समय है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का समय था। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। तो यहां पर जिला दिया हुआ, राज्य दिया हुआ है राजस्थान। मैंने आपको ऑल सारी चीजें भी बता दी हैं। और 2 अक्टूबर इसलिए रखा गया था क्योंकि गांधी जी की जयंती जो होती है वो 2 अक्टूबर को ही होती है, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए इसको 2 अक्टूबर को शुरुआत की गई थी। ठीक है, बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में क्या निहित है। जब हम अनुच्छेद 340 की बात करते हैं तो उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है। पिछड़ा वर्ग कमीशन जो है वो अनुच्छेद 340 के तहत ही है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, चुनाव आयोग की जब हम बात करते हैं तो चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 के तहत इसका गठन किया जाता है। लेकिन जब हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 315 के तहत इसका गठन किया गया है। और वित्त आयोग के बारे में तो हमने ऑलरेडी भी बात की थी कि आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करता है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वें वित्त आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा अगले सालों के लिए। और उसके अध्यक्ष जो हैं अरविंद पनगड़िया जी हैं, जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है जी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो आर्टिकल 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग
हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, सरकार या कमीशन का गठन किसके संबंधों में पुनरावलोकन के लिए किया गया था? किसका संबंध में पुनरावलोकन किया गया था? ठीक है, सरकारी कमीशन की स्थापना 1983 में की गई थी। कब की गई थी? 1983 में। ठीक है जी, तो 1983 में सरकारी कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के संबंधों में सुझाव देना था कि कैसे केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को अच्छा किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, इसी के लिए इन्होंने जो राज्यपाल का पद है उनके लिए भी सुझाव दिए थे। ठीक है जी, तो अभी वर्तमान के लिए इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बताइए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए जब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्थापना की बात करते हैं, तो यह बैठता है 12 अक्टूबर 1993 का। ठीक है जी, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है जी, 1993 की स्थापना है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन का आंसर जो है वो बैठेगा 27 सितंबर 1993। ऐसा इसलिए है क्योंकि 27 सितंबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अध्यादेश के आधार पर 27 सितंबर 1993 बैठता है। ठीक है, इसीलिए तो क्योंकि अध्यादेश जारी होने के बाद 6 महीने के अंदर अध्यादेश को सदन द्वारा पारित कराना अनिवार्य है, तो अक्टूबर में उसको पारित करा लिया था। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना कर दी गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के बारे में आपको बता दूं कि वर्तमान में एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। ये बात आप जरूर याद रखें, एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है जी, 2016 में पंचायती राज 2016 में शुरुआत में किस राज्य ने पंचायती राज चुनाव में आयोजित किए जाने वाले चुनाव जिसमें चुनाव लड़ने की योग्यता के लिए मैट्रिक पास होने का शैक्षणिक योग्यता जारी की थी? ठीक है, मैं आपको बता दूं, हरियाणा पहला ऐसा राज्य था जिसने ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए निम्नतम जो योग्यता थी वो मैट्रिक पास रखी थी। ठीक है, 2016 में। ऐसा फिर अन्य राज्यों ने भी किया। उत्तराखंड में भी अब ऐसा ही हो चुका है कि कोई व्यक्ति यदि 10th पास है और उसके अधिकतम 2 संतानें होनी चाहिए, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, उत्तराखंड ने बाद में किया है, लेकिन हरियाणा ने उससे पहले कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, ग्राम प्रधान के चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है जी, देखिए जी, ग्राम प्रधान की जब हम बात करेंगे तो ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, लेकिन वोट देने की आयु कितनी है? वोट देने की न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। कितनी होती है? 18 वर्ष। लोकसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। उसके अलावा राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और यही कारण है क्योंकि इनकी आयु ज्यादा होती है तो इन दोनों को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और लोकसभा और विधानसभा को निम्न सदन का दर्जा दिया जाता है क्योंकि यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु 25 वर्ष होती है। ठीक है, तो आपको सभी चीजें बताई जा चुकी हैं। पहले वोट देने की जो आयु हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 द्वारा राजीव गांधी जी की सरकार में आयु को 21 से घटाकर
कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है जी। तो मतदान देने की आयु जो है वो राजीव गांधी जी की सरकार में 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। तो आपके पेपर में इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो वो आपका स्किप नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सभी चीजें बता दी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, यदि पंचायत भंग की जाती है तो उसके चुनाव किए जाने आवश्यक हैं 1 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 9 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। ठीक है जी। जब हम ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की बात करते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की, तो कार्यकाल जो है वो दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 243 के में। नहीं, एक मिनट, 243 ई में दिया गया है। किस में दिया गया है? ई में कार्यकाल अवधि के बारे में बताया गया है। ठीक है जी, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। यदि 5 वर्ष से पहले ग्राम पंचायतों का विघटन होता है अर्थात भंग की जाती है तो 6 माह के अंतर्गत, देखिए जी, एक बात और याद रखिएगा, नोट करके कहीं पर भी लिख लीजिएगा। जब कभी भी चुनाव की स्थितियां होती हैं कि दोबारा चुनाव कब कराया जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 99% आपका आंसर जो होगा वो 6 माह के अंदर ही होगा। ठीक है जी, कितना होगा? 6 माह के अंदर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 6 माह याद रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने माह में कराया जाता है? 6 माह के अंदर। लोकसभा का चुनाव 6 माह के अंदर। ठीक है जी, विधानसभा का चुनाव 6 माह के अंदर, उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर। ठीक है, तो यहां पर भी ग्राम पंचायतों के जब भंग हो जाता है कितने माह के अंदर चुनाव कराना है? 6 माह के अंदर। ठीक है, तो आप ये सब चीजें याद कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? देखिए, जब हम निर्णय की बात करते हैं तो वो लिया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकारों द्वारा, क्योंकि यहां पर ग्राम पंचायतों के चुनाव की बात हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ जब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो आर्टिकल 243 के तहत किया जाता है राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों का चुनाव कराना, नगर निकायों का चुनाव कराने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। लेकिन निर्णय कौन लेगा? चुनाव कराने हैं या नहीं, इसका निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अंतिम रूप से सारी जो शक्तियां होती हैं वो राज्य सरकारों के पास ही होती हैं। ठीक है जी, बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, यह क्वेश्चन पहले भी आया था तो इसको याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य जिनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम है? आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम में बताना है, बढ़ता क्रम। ठीक है जी, देखिए जैसे 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है जी, इस तरह के क्रम में बताना है। तो यहां पर बात करते हैं कि सबसे, देखो जी, यहां पर संस्थाएं दी गई हैं, नगर पंचायतें दी गई हैं, नगर पालिकाएं दी गई हैं, नगर निगम दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे छोटी संस्था कौन सी है, सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं नगर निकायों की, तो सबसे छोटी जो संस्था होती है वो होती है नगर पंचायत। क्या होती है? नगर पंचायत, क्योंकि ये सबसे नीचे स्तर पर देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है नगर परिषदों का। किसका आता है? नगर परिषद। और सबसे बड़ी दूसरे नंबर पर आता है नगर परिषद, नगर परिषद। और इसके बड़ा जो नंबर आता है वो आता है नगर निगम, क्योंकि नगर निगम की स्थापना जो है वो ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जिनकी जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक होती है। ज्यादातर नगर परिषदें
1 लाख से लेकर 2 लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, और नगर पंचायतें 1 लाख से कम क्षेत्रों में नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। तो ये इसने पूछा है आरोही क्रम, तो पहले नगर पंचायत आएगा, फिर नगर परिषद, और फिर बाद में आएगा नगर निगम। तो आपका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही बैठता है, नगर पालिका परिषद जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, मानवाधिकारों के लिए, मानव के अधिकारों के लिए कहा जाता है कि इरोम शर्मिला ने लगभग 14 वर्षों तक अनशन पर बैठी रही। ठीक है जी, 14 वर्षों तक। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इन्हें मणिपुर की आयरन लेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मणिपुर की आयरन लेडी। ठीक है जी, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, और साथ ही साथ क्योंकि इरोम शर्मिला है, ठीक है जी, और मैंने आपको बता ही दिया है ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर बैठता है, मणिपुर ही इसका आंसर है। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और इनका जो पूरा नाम है इरोम शर्मिला चानू है। ठीक है जी, चानू जो लोग होते हैं वो कहां पर रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। ठीक है, और ये 14 से भी ज्यादा 16 वर्षों तक अनशन किया था। ठीक है जी, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन की संभावनाएं आपके पेपर में यदि मानवाधिकार से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, तो यहां से आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही हमने, अच्छा वो हमने करी थी निर्वाचन आयोग की बात। देखिए, जब हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। क्योंकि इसमें आई आता है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आर्टिकल 243 आई जो है वो राज्य के फाइनेंस कमीशन से संबंधित होगा, जिसका गठन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का कार्य राज्य और पंचायतों के मध्य, किसके मध्य? राज्य और पंचायतों के मध्य, पंचायत एवं नगर निकायों के मध्य धन के बंटवारे से संबंधित सुझाव देने का कार्य होता है। ठीक है, लेकिन स्थापना गठन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेगा। तो इस आधार पर इसका जो आंसर है वो बैठेगा 243 आई। डी की जब हम बात करते हैं तो डी में दिया गया है आरक्षण। क्या दिया गया है? आरक्षण। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ग्राम पंचायत के, ग्राम सभा के गठन की बात की गई है। ठीक है जी, और इसमें 3 स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन हो उसकी बात की गई है। ठीक है, संरचना के स्ट्रक्चर जो है वो आर्टिकल 243 बी में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बी जो है वो संरचना से संबंधित है, ए जो है ग्राम पंचायतों गठन से संबंधित है, डी जो है वो आरक्षण से संबंधित है, और आई जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, पंचायती राज को व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? कौन से अधिनियम के तहत संवैधानिक मान्यता इसको दी गई है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल 1993 में लागू कर दिया गया। ठीक है, जब इसको दर्जा दिया गया तो संविधान के भाग 9 में इसको जगह दी गई थी, पंचायत शब्द जोड़ा गया था। ठीक है जी, और यहीं पर ही आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक का प्रावधान किया गया। साथ ही अनुसूची 11 में पंचायतों के विषय में, पंचायतों के
29 विषय जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 29 विषयों को जोड़ा गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही सारी चीजें जोड़ी गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, देखिए जी, यहां पर 42वां संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने संविधान में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन करने के प्रयास किए थे। कहा जाता है कि आधे से अधिक जो अनुच्छेद थे उनको परिवर्तित किया जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है जी, देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो संविधान द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण विहित है? देखिए जी, जब पूछा है कि कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है, ठीक है, तो आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 243D में की गई है। किसमें की गई है? 243D में, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण जो है वो कितना होना चाहिए? 1/3 आरक्षण की बात की गई है। साथ ही साथ यहां पर एक बात और कही गई कि राज्य विधानमंडल अगर चाहें तो आरक्षण को 1/3 से ज्यादा बढ़ा सकती हैं। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि उत्तराखंड और बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो आरक्षण है महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में, वो 50% तक आरक्षण दिया गया है। ठीक है जी, तो उत्तराखंड में वर्तमान में और बिहार में और मध्य प्रदेश में 50% तक का आरक्षण देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसने केवल इतना पूछा है कि संविधान द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना न्यूनतम आरक्षण कहा गया है। तो याद रखिएगा 1/3 आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछता कि वर्तमान में कितना आरक्षण दिया गया है तो तब हमारा आंसर हो जाता 50%। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, संविधान के, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा उपबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, देखिए जी, यहां पर नेशनल एससी कमीशन के बारे में पूछा हुआ। पहले जो एससी कमीशन और एससी और एसटी कमीशन जो थे वो एक ही आर्टिकल में थे। किसमें थे? देखिए जी, पहले जो था अनुच्छेद 338 जो था उसी में नेशनल एससी और एसटी कमीशन की बात की गई थी। लेकिन 89वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा एससी और एसटी कमीशन को 2 भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है जी, कैसे तोड़ दिया गया? 2 भागों में। उसके बाद ये एनएससी कमीशन हो गया, जिसको आर्टिकल 338 में जगह दी गई। ठीक है जी, और एक बन गया एनएसटी कमीशन, जिसको आर्टिकल अनुच्छेद 338A में जगह दी गई। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है। तो इसने पूछा है केवल अनुसूचित जाति आयोग, एससी कमीशन के बारे में पूछा है तो आपको याद रखना है 338 के बारे में। ठीक है, लेकिन अगर वो एसटी के बारे में पूछता तो आप लगाते 338A। और अगर मैं 340 की बात करूं तो ये है एनबीसी कमीशन। ठीक है, नेशनल बैकवर्ड कास्ट कमीशन जो है वो आर्टिकल 340 में आता है। ठीक है जी, तो इतनी जो चीजें हैं वो आपको वर्तमान में याद रखनी है। 89वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया? जब आपके पेपर में आएगा लागू किया गया तो आप लगाएंगे 1993। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। ठीक है जी, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1 जून 1993 में लागू किया गया। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? पंचायत दिवस बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए इस आधार पर कि ये 92 था या 93 था। ठीक है, जब वो पूछेगा लागू करने का तो 93 लगाइएगा, जब वो पूछेगा कि संशोधन कब किया गया है तो आप 92 लगाइएगा। ठीक है जी, क्या लगाना है? 92। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपके लिए गुड न्यूज है कि जो आपका वीडियो और वीपीडीओ का एग्जाम अभी 17 मई को होना था, 17 मई को स्थापित किया गया था। अब इसकी जो नई डेट है वो हो गई है 14 जून।
ठीक है। आपको पूरे 1 महीने का समय और मिल गया है, तो मुझे उम्मीद है और हमारा भी प्रयास ये रहेगा कि आपको और बेहतर से बेहतर चीजें जीएस से रिलेटेड हो या उत्तराखंड या हिंदी या फिर चाहे वो सीसेट से रिलेटेड ही क्यों ना हो, सारी चीजें आपको यहीं पर प्रोवाइड कराई जाएंगी यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो हमारा चाहे तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर भी चीजें पूछ सकते हैं कि कोर्स के बारे में, कोई किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो साथ ही साथ याद रखना है कि ये हैदराबाद में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं, वीडियो वीपीडीओ जैसे एग्जाम देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि संस्थान कहां पर है एक्चुअल में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पहले भी आए हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बताइए भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है, ठीक है। सबसे पहली बात तो जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो यह सुझाव किसने दिया था? सुझाव जो है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर ही दिया गया था, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। ये डेट जरूर, ये सन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में इनसे रिलेटेड कर्म लगाने के लिए आया हुआ है। तो इन्होंने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय, ठीक है जी, त्रिस्तर पर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे बलवंत एक है, राय और मेहता। बलवंत राय मेहता 3 शब्दों से मिलकर बना है, तो 3 स्तर पर याद रखिएगा। एक थे अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति की जो स्थापना है वो की गई है 1977 में। कब की गई थी? 1970 में, पूरे 20 वर्ष बाद की गई थी। इन्होंने, क्योंकि इनके नाम में 2 ही शब्द आते हैं, अशोक और मेहता, इन्होंने 2 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात की थी, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है कि बताइए त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में, कौन से प्रावधान में की गई है? तो आपको याद रखना है 9 में ही की गई है। लेकिन अगर वो पूछता ग्राम पंचायत नगर निकायों से संबंधित, तो आप लगाते हैं 9A में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीजें। आर्टिकल भी याद रख लीजिएगा 240 से लेकर 243O तक, ठीक है जी। 29 विषय जोड़े गए हैं 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ठीक है जी। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी बात की थी किस दिन राष्ट्रीय पंचायती दिवस बनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को ही बनाया जाता है, ठीक है। और क्योंकि इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। बात करते हैं कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाता है, ठीक है। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। और जीएसटी पर जो अधिकार होता है, जीएसटी जो इकट्ठा होता है वो होता है लोक लेखा निधि में, जिस पर पूरी तरीके से अधिकार जो होता है वो कार्यपालिका का होता है, ठीक है। जीएसटी और सीमा शुल्क जो है दोनों के दोनों ही केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। भू राजस्व जो है वो राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाता है, तो स्थानीय मेलों पर जो कर लगाए जाते हैं वो कर लगाने का अधिकार केवल ग्राम पंचायतों को दिया गया है, ठीक है जी, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो स्थानीय मेले आप इसको याद, मुझे लगता है कि क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ेंगे तो स्थानीय मेले शब्द सुनते ही आपका ये क्वेश्चन एकदम से याद आ जाएगा, ठीक है जी। बात करते हैं कि भारत में प्रत्येक पंचायतों का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि पंचायतों का कार्यकाल जो है आर्टिकल 243E में दिया गया है। किस में दिया गया है? 243E में, जिसमें कहा गया है कि जिस दिन प्रथम अधिवेशन होता है उस दिन से 5 वर्ष तक, ठीक है जी, 5 वर्ष की तारीख जो है निहित होती है। जैसे अभी उत्तराखंड की हम बात करते हैं, उत्तराखंड में जो पहला अधिवेशन हुआ, जैसे मान लीजिए कि 22 मई को हुआ 2022 को। अभी हम पिछले विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 22 मई 2022 को पहला क्या कहते हैं अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ। तो इसके पूरे 5 वर्ष अगर आप जोड़ दें, 5 वर्ष इसको जोड़ दें, तो ये बैठेगा 22 मई
2027 तक का जो कार्यकाल है वो किसका बैठेगा? ग्राम पंचायतों का, नियत तारीख से। ठीक है जी। तो जिस तारीख से था उसी नियत तारीख तक 5 वर्ष का कार्यकाल बैठता है। साथ ही साथ इसमें भी याद रखिएगा कि ग्राम पंचायतों का जो है 5 वर्ष से पहले भी उनको भंग किया जा सकता है, लेकिन चुनाव जो कराने हैं वो 6 माह के अंदर चुनाव कराने होंगे। और जो नई ग्राम पंचायत चुनकर आएगी वो पूरे कार्यकाल की नहीं होती, मतलब पूरे 5 वर्ष के लिए चुनी नहीं जाएगी। जो शेष कार्यकाल बचा हुआ है उसी के लिए चुनी जाएगी। ठीक है, ये शेष कार्यकाल याद रखिएगा, शेष कार्यकाल के लिए ही चुनी जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारत में लोक लेखा समिति, अभी अभी हमने बात की थी, लोक लेखा समिति जो है, जब हम लोक लेखा निधि की बात करते हैं तो लोक लेखा निधि जो है आपके संविधान के आर्टिकल 266 के क्लोज 2 में दी गई है। ठीक है जी, किस में दी गई है? 266। उसने पूछा है लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है, जिसे लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक कहा गया। दोनों ही एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करती हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, पंचायती राज सूची से संबंधित कौन सी सूची से संबंधित है? तो पंचायती राज जो है आप याद रखेगा राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची में भी याद रखेगा जो प्रविष्टि होती है, ठीक है जी, वो 5वीं प्रविष्टि है। ठीक है जी, 5वें नंबर पर आता है, चाहे तो यहाँ पे ऐसे याद लिख लीजिए। ठीक है जी, नंबर 5। ठीक है, तो क्रम नंबर पर कौन से आता है? 5वें नंबर पर आता है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसलिए राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार इस पर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 1952 में की गई थी। इसी कार्यक्रम के तहत पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में ग्राम के स्तर पर, गांव के स्तर पर पंचायतों के लिए अर्थात लोगों की भागीदारी के लिए जागरूक करना था। लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरीके से असफल हो गया था। विश्लेषण करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं, बलवंत राय मेहता समिति का ही गठन किया गया था 1957 में। ठीक है, जिस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो है 1957 की है, 1977 की। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनावों से संबंधित है, चुनाव सुधार। देखिए, के संथानन समिति जो है वो यहां की नहीं है, ये जहां तक मुझे याद है कि ये सीबीआई से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर बैठता है, क्योंकि इसी के समीक्षा करने हेतु तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बताइए, इसमें देखिए जी, मैं आपको कहा था कि ये क्रम से लगाने के लिए आपके पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए आपको इन समितियों के जो नंबर हैं, मतलब जो सन हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैं आपको बता दूं, हमने अभी भी बात की बलवंत राय मेहता समिति की, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 की है। अशोक मेहता समिति की हमने बात की 1977 की है। लेकिन इसके बाद जो समिति आती है वो आती है जीवी के राव समिति, गणेश वासुदेव राव समिति। ठीक है, ये जो है ये है 1985 की। और इसके बाद जो समिति आती है वो है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 की। तो इसके आधार पर आप नंबर लगा लीजिए कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका बिल्कुल सटीक आंसर बैठता है। ठीक, उसने पूछा है कालक्रम के आधार पर, तो सबसे पहले जो गठन किया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी के राव समिति और फिर लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति
ने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सुझाव नहीं दिए हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जिसने पंचायती राज समिति के बारे में सुझाव नहीं दिए? ठीक है जी। तो अशोक मेहता समिति तो अभी हमने बात की 1977 की है, जिसने सुझाव दिए थे 2 स्तर पर पंचायतों के गठन की। ठीक है, तो ये तो है। अभी बात की बलवंत राय मेहता समिति की 1952 की और 1957 की, जिसने 3 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात की थी। VKR राव समिति और संथालन समिति के बारे में आपको बता दूं, संथालन समिति की स्थापना 1962 में की गई थी, भ्रष्टाचार से संबंधित थी। इससे संबंधित है, भ्रष्टाचार से संबंधित। और VKR राव समिति भी पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है जी, क्या नहीं है? पंचायती राज से संबंधित नहीं। ये तो एक राष्ट्रीय आय से संबंधित कोई समिति थी, तो ये भी नहीं बैठती है। तो इस आधार पर तो इस क्वेश्चन के आंसर 2 हो गए हैं, बी और सी 2 आंसर हो गए हैं। ठीक है, और ऐसा ही पेपर में हुआ था, और इस आंसर को, क्वेश्चन को बाद में क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। तो आपको ये क्वेश्चन इसलिए भी पढ़ाए जाते हैं ताकि अगर भविष्य में कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो कहीं ऐसा ना हो कि इसके ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना दे। ठीक है, इसलिए हमने सभी पर प्रयास किया है कि सारे क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझा दिए जाएं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ठीक है जी, 93 देखिए, जब हम 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो वो शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी वर्ग के, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था की बात करता है, जो आपके संविधान के अनुच्छेद 15 के 5 में जोड़ा गया है। 15 के खंड 5 में इसकी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी वर्गों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओबीसी के वर्ग के लिए। मौलिक कर्तव्य हमने आपको बता रखा है, 42वें संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। कौन सा कर पंचायती द्वारा इकट्ठा किया जाता है? ठीक है जी, अभी हमने बात की थी कि स्थानीय मेलों पर लगने वाला कर ही ग्राम पंचायतों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, वो उसमें प्रमुख थे। देखिए जी, पंचायती राज व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, जिसने 3 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात की थी 1957 में। ठीक है जी, 1903 स्तर पर 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है, उसी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है जी, तो ये भी याद रखिएगा, नागौर में। ठीक है, देखिए जी, अगर आपसे कोई पूछेगा कि पहली स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। लेकिन जब दूसरा पूछेगा तो आपको याद रखना है कि हैदराबाद में जो है, जो क्या कहते हैं, बेंगलोर है, कर्नाटक जिसको हम जानते हैं, उसी में क्या कहते हैं, हैदराबाद में दूसरा ऐसा स्थान है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, पंचायत के चुनाव होते हैं। पंचायत के चुनाव की जब हम बात करते हैं तो कार्यकाल की हम जी पंचायत के चुनाव होते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों के चुनाव कराने अनिवार्य हैं। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। चुनाव का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। चुनाव कराया जाता है आर्टिकल 243 के राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है सरकार की इच्छा अनुसार, सरकार की इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव कराने अनिवार्य होते हैं। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य के अंतर्गत जब हम बात करते हैं कि क्षेत्र पंचायत का जो निर्धारण है वो किया जाता है राज्य सरकारों द्वारा है। ठीक है, कि कितना क्षेत्र होगा पंचायतों के अंतर्गत, उसका निर्धारण भी राज्य सरकारों द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा नहीं लिया जाता। राज्य चुनाव आयोग का कार्य केवल चुनाव कराने का होता है। ठीक है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने अपनी 21 वर्ष की आयु
पूर्ण कर ली है। ठीक है, यदि वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो वो विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के संबंध में सही नहीं है? गलत कथन बताना है। ठीक है, गलत कथन पर अभी बात करते हैं। पहली बात तो जब हम नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते थे वो सदस्य होते थे, ये बात तो बिल्कुल सही है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये बात भी सही है। और प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी अनिवार्य थी। लेकिन यह एक वैधानिक निकाय है, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है गलत बैठता है, क्योंकि संसद ने कोई विधि बनाकर इस काउंसिल की स्थापना नहीं की है। ठीक है, तो याद रखना है कोई ये वैधानिक निकाय नहीं है, ना ही ये सांविधिक निकाय है, ना ही ये कोई वैधानिक निकाय है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पंचायतों का भंग किया जाता है तो उनके चुनाव, देखिए जी अभी अभी हमने बात की थी कि अगर कोई चुनाव से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है कि कितने माह के अंतर्गत कराना है, तो 6 माह के अंदर चुनाव करा लेने अनिवार्य है। ठीक है जी, कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर करा लेने अनिवार्य है। बात करते हैं ग्राम पंचायतों संबंधित निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? देखिए जी, स्थानीय स्वशासन की जब हम बात करते हैं तो स्थानीय स्तर पर जन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य ग्राम पंचायतों का ही होता है। स्वच्छता प्रबंधन का कार्य भी ग्राम पंचायतों का होता है। जन उपयोगी सेवाएं, जो जन के लिए उपयोगी सेवाएं हैं, उनका कार्य भी होता है। लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, ऐसा कोई विषय ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। तो उसी आधार पर, क्योंकि उसने पूछा है कि गलत ही बताना है जो संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सटीक आंसर बैठता है। ठीक है, बात करते हैं पंचायती राज कौन सी सूची में शामिल है? तो राज्य सूची का पार्ट है, ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। संविधान के अंतर्गत, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। गठन की जब हम बात करते हैं तो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में, कौन से अनुच्छेद? 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। लेकिन ये जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये केवल राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि राज्यों को ये प्रयास करना चाहिए कि इन संस्थाओं का भी निर्माण कर सके। तो आर्टिकल 40 को आधार बनाकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9 में जगह दे दी गई। ठीक, किसमें दी गई? भाग 9 में। और अनुसूची जोड़ी गई 11वीं। तो 11वीं अनुसूची है जिसमें कितने विषय जोड़े गए हैं? 29 विषयों को स्थान दिया गया है। ठीक है, ये बस आप चीजें याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां किया गया था? तो अभी अभी बात की थी। 2 अक्टूबर सन 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर में इसकी शुरुआत की गई थी पंचायती राज की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए मूल कर्तव्य संबंधित भारत के संविधान में कौन सा जोड़ा गया है? ठीक, मूल कर्तव्य संबंधित कौन सी ऐसी समिति थी जिसने संस्तुति दी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है जी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही ये सब चीजें जोड़ी गई है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की। बताइए निम्नलिखित में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? अस्तित्व का मतलब है कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसको अब समाप्त कर दी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना तो ऑलरेडी की गई है, ये तो है अभी भी। अल्पसंख्यक आयोग भी है, योजना आयोग नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था का निर्माण किया गया है? नीति आयोग का गठन किया गया है, जो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं किसके रूप में कार्य करती है? थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। यह सरकार को सुझाव देती है कि सरकार अपने क्या कहते हैं
अर्थव्यवस्थाओं के लक्ष्यों को कैसे पूर्ति कर सकती है, उसके लिए 3 साल, 5 साल, 15 साल के टर्म प्लान बनाती है। ठीक है, वो सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार उसको लागू करना चाहती है या नहीं। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। 1993 में 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहीं तक ही हम इन क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। ठीक है, और आज जो है वो हमने पंचायती राज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी पर बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी आयोग हैं, ठीक है, जितने भी संशोधन हुए हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।